हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील सैनी और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मेंचुरेशन। मेंचुरेशन होता क्या है? मेंचुरेशन को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति क्या होती है और क्षेत्रमिति में क्या क्या आते हैं वो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो क्षेत्रमिति क्या होती है? क्षेत्रमिति होती है क्षेत्रफल, सॉरी, जो मेंचुरेशन होती है वो होती है क्षेत्रमिति। ये क्षेत्रमिति होती है। अब क्षेत्रमिति में क्या आता है? क्षेत्रमिति में दो दो तरह की होती है। ये क्यों सी होती है? दो। एक होती है 2D और एक होती है 3D। अब ये 2D और 3D क्या होती हैं? तो हम देख सकते हैं, एक का नाम है 2D, यानी कि द्विविमीय बोला जाता है हिंदी के अंदर, यानी कि जिसकी विमाएं दो दिशाओं में हो। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक वर्ग ले लेते हैं, आयत ले लेते हैं या फिर सर्कल ले लेते हैं। ये होती है 2D की आकृति। इसमें दो दिशाएं हैं। कौन सी हैं? एक ये वाली दिशा है, एक ये वाली दिशा है। इसमें भी एक ये वाली दिशा है और एक ये वाली दिशा है। इसमें भी एक ये वाली दिशा है, एक ये वाली दिशा है। यानी कि इन सब में दो दिशाएं हैं। और जो 3D होता है, जिसे बोला जाता है त्रिविमीय, तो वो क्या होती है? जिसकी जो विमाएं होती हैं वो तीन दिशाओं में होती हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है? घन ले लेते हैं हम। ये है अपना घन। क्या है? घन, जिसे क्यूबॉइड बोला जाता है। अब इसकी विमाएं कहाँ पे हैं? इसकी विमाएं तीन दिशाओं में हैं। कैसी? एक दिशा ये रही, एक दिशा ये रही, एक दिशा ये रही। ये इसकी तीन दिशाएं हैं। और वैसे देखें तो ये आकृति में कैसी है? ये आकृति में, मैं एक पेन और ले लेता हूँ। मैं एक डस्टर को काम में ले लेता हूँ। तो ये आकृति में ऐसी है। ये तीनों विमाएं कैसी हैं? एक इस दिशा में आ रही है, दूसरी इस दिशा में जा रही है, एक सीधी ऊपर जा रही है। तो ये से इसकी तीन विमाएं हैं, इसलिए इसको 3D में रखा गया है। इसमें आता है एक घनाभ। घनाभ क्या होता है? कि जो क्यूबॉइड है इसका ही थोड़ा लंबा रूप होता है। ये होता है घनाभ। ऐसे ही ठोस गोला होता है। गोला को देखने पे वो हमें 2D जैसा ही दिखाई देता है इमेज में, लेकिन वास्तविक रूप से जो गोला होता है वो 3D में होता है। तो ये क्या हो गया? ये है अपना गोला। अब जो ये 2D और 3D क्या होती है, में अंतर क्या होता है? एक तो विमा का अंतर हो गया। दूसरा है कि जो ये इन दोनों का, यानी कि 2D का भी क्षेत्रफल निकलता है और 3D का भी क्षेत्रफल निकलता है। तो इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल दोनों का निकलता है। इसका भी निकलेगा और इसका भी निकलेगा। दूसरी बात आती है परिमाप की। तो परिमाप निकलेगा 2D का और 3D का परिमाप नहीं निकलेगा। और जो आयतन आयतन है वो आयतन निकलता है 3D का, तो आयतन तो इनका निकलेगा और परिमाप इनका निकलेगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि हम 2D का आयतन नहीं निकाल सकते, जबकि 3D का आयतन निकाल सकते हैं? और परिमाप 2D का पॉसिबल है निकालने में, जबकि 3D का परिमाप नहीं निकलता है। ये तो होता है इनका बेसिक कि 2D और 3D क्या होते हैं। अब देखते हैं हम कि 2D में क्या क्या आते हैं। पहले पढ़ेंगे हम इसमें 2D, फिर पढ़ेंगे हम 3D। अब देखते हैं कि 2D आकृतियां होती कौन सी है।
2D आकृति। तो 2D आकृति क्या होती है? एक होती है अपनी ट्रायंगल, जिसे बोला जाता है त्रिभुज। ये क्या अपनी 2D आकृति है, और इसका ये ऐसा होता है, 3 भुजाओं से मिलकर बना होता है। फिर आता है अपना आयत, जिसे राइट एंगल बोला जाता है। एक होता है अपना वर्ग, स्क्वायर। गोला, सॉरी गोला नहीं, ये वर्ग, सर्कल, जिसे बोला जाता है वृत्त। क्या बोला जाता है? वर्ग। स्क्वायर को बोला जाता है वर्ग, और इसे बोला जाता है वृत्त। समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, और क्या रह जाता है? तो ये समलंब चतुर्भुज को बोला जाता है ट्रेपेजियम। क्या बोला जाता है? ट्राइपेजियम। और समचतुर्भुज को बोला जाता है रोम्बस। और इसको बोला जाता है ट्राइपेजियम। और जो ये समांतर को बोला जाता है पैरेललोग्राम। ये बोला जाता है। तो ये इतने जो ये सभी हैं, ये सभी अपनी 2D के अंदर आते हैं। अब हम करेंगे इसका एक एक को लेके इसके फॉर्मूलों के बारे में जानेंगे, और ये इसमें कैसे कैसे फॉर्मूले बनते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। तो पहले बात करेंगे हम त्रिभुज की। यदि ये एक अपना त्रिभुज है ए बी सी, ये एक अपना त्रिभुज है, तो इसके सामने वाली भुजा ए, सी के सामने वाली भुजा सी, और बी के सामने वाली भुजा बी है। यदि यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, तो ये कैसा त्रिभुज हो जाएगा? ये विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। तो ये बन जाएगा अपना विषमबाहु त्रिभुज। ये क्या हो गया? विषमबाहु त्रिभुज बन गया। अब विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो एरिया को हम दर्शाते हैं इससे, और यह निकलता है हेरोइन के सूत्र से। किसके? हेरोइन के सूत्र से। हेरोइन का सूत्र क्या होता है? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये होता है अपना हेरोइन का सूत्र। अब यहाँ पे S क्या है? क्योंकि यहाँ पे ए बी सी, ये तो त्रिभुज ए बी सी डी की भुजाएं हैं, और जहाँ पे ये S है, ये S है इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप। क्या है? अर्ध परिमाप। तो S बराबर में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना अर्ध परिमाप। ये तो हो गई इसकी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, और यहाँ पे S क्या है, और इसका परिमाप कैसे निकालते हैं? परिमाप होता है इसका a प्लस बी प्लस सी, यानी कि जो तीनों भुजाएं हैं उनको हम ऐड कर देते हैं, वो हो जाता है अपना परिमाप। तो ये तो हो जाती है अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट। जो विषमबाहु त्रिभुज है
उसकी। अब जो विषमबाहु त्रिभुज है उसकी जो अंतः त्रिज्या है वो कैसे निकालते हैं? जो इसकी अंतः त्रिज्या है, मैं यहाँ से साफ कर देता हूँ। तो विषमबाहु की अंतः त्रिज्या इंटर रेडियस, क्या बोला जाता है इसे इंग्लिश में? इंटर रेडियस। इसका फॉर्मूला होता है डेल अपॉन एस। क्या होता है? डेल अपॉन एस। एस क्या है यहाँ पे? एस है यहाँ पे अर्ध परिमाप, और जो ये डेल है वो क्या है यहाँ पे? वो है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल अपॉन अर्ध परिमाप वो होती है त्रिभुज की अंतः त्रिज्या। अब आती है अंतः त्रिज्या, आती है वहाँ पे आउटर त्रिज्या भी आती है जिसे बोला जाता है सरकम रेडियस। क्या बोला जाता है? सरकम रेडियस, और हिंदी में परित्रिज्या। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है जो कि ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं थी वो इंटू 4 इंटू क्षेत्रफल। तो ये a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 डेल। क्या हो जाएगा? a इंटू बी इंटू सी इंटू 4 डेल। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा किसका? सरकम सेंटर का। तो यहाँ तक तो होती है अपनी बात किसकी? जो ये विषमबाहु त्रिभुज है उसकी। उसका क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, उसकी अंतः त्रिज्या क्या होती है, और बाह्य त्रिज्या क्या होती है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है एक समबाहु त्रिभुज के लिए, सॉरी विषमबाहु त्रिभुज के लिए। और अब देखते हैं हम आगे कि एक त्रिभुज की क्या दो भुजाएं और एक एंगल दिया हो तो उसका त्रिभुज कैसे निकालते हैं। कि हमें दिया हुआ है एक त्रिभुज जिसमें ए बी सी, जिसकी सी भुजा दी है और बी भुजा दी है, और ये कोण दिया हुआ है थीटा। कितना दिया हुआ है? थीटा। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका क्षेत्रफल होता है ये होता है 1/2। कितना होता है? 1/2 BC इंटू साइन थीटा। जो ये कोण है, जो ए कोण को लेंगे हम साइन थीटा, तो यहाँ पे बन जाएगा ये BC इंटू साइन थीटा। ये बन जाएगा अपना इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला जब हमें दो भुजा और एक कोण दिया हुआ हो। ठीक है। अब देखते हैं हम कि जब हमें ABC दिया हुआ हो और एंगल भी दिया हुआ हो। क्या दिया हो? हमें ABC दिया हुआ हो और एंगल भी दिया हुआ हो। हमें दिया हुआ है AB और BC। अब चित्र हमारे पास यही है। इसके अंदर B और C यानी कि AB की लंबाई दे रखी है और AC की लंबाई B दे रखी है, और एक कोण हमें दिया हुआ है थीटा। तो यहाँ पे इस BC की लंबाई क्या होगी? इसके अंदर क्या पूछा है कि BC की लंबाई क्या होगी। तो इसको कैसे निकालते हैं हम? इसमें लगता है अपना कोसाइन रूल। क्या लगता है? कोसाइन रूल। तो इसको निकालते हैं हम कोसाइन रूल। इस रूल से निकालते हैं। तो इस रूल से हम क्या करते हैं? कोसाइन रूल लगा के कोस का मान निकालते हैं, जिससे हमारे पास इस BC की लंबाई मिल जाती है। तो कोसाइन रूल का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है कोस थीटा बराबर जो भुजाएं दे रखी हैं उनका स्क्वायर करके ऐड करना होता है, और माइनस में
जो भुजा हमें निकालनी होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वेरो को नहीं, वो फोन कर ले, वो रात तो दे दो। तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस जो ये भुजा है वो माइनस की हो जाएगी बी सी का स्क्वायर अपॉन जो ये भुजाएं दे रखी हैं हमें उनका मल्टीप्लाई लेते हैं। तो नीचे क्या हो जाएगा, और वो भी 2 गुणा में, तो b इंटू सी। तो ये हो जाता है अपना कोसाइन रूल, जिसकी सहायता से हमें दो भुजा एक कोण दिया हुआ होता है तो हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। तो ये तो हो जाती है अपनी त्रिभुज के जो सामान्य त्रिभुज होते हैं उन पर बातें। अब लेते हैं हम एक राइट एंगल जो कि त्रिकोणमिति का सबसे अहम भूमिका निभाता है। तो हम यहाँ पे त्रिकोणमिति नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे मेंजुरेशन देख रहे हैं। अब राइट एंगल क्या होता है, ये होता है एक राइट एंगल जिसमें एक कोण क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है, वो होता है राइट एंगल। अब राइट एंगल में एक होता है बेस, एक होता है हाइपोटेनस, एक होता है अपना लंब जिसे बोला जाता है वो, एक हो जाता है अपना लंब। अब इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो राइट एंगल का क्षेत्रफल होता है, ये होता है 1/2 आधार, आधार को बोलते हैं बेस, इनटू हाइट जिसे बोला जाता है लंब। तो ये क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई जिसे बोलते हैं हम सामान्यतः लंब। ये तो हो गया इसका क्षेत्रफल। अब इसका परिमाप क्या होता है, इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप सीधा सीधा होता है कि तीनों भुजाओं का एड। तो तीनों भुजाओं का एड यानी कि बेस प्लस हाइट प्लस हाइपोटेनस। ये होता है इसका परिमाप। अब इसमें जो जो हमने पहले देखा था इंटर रेडियस और आउटर रेडियस, वो तो होती थी विषमबाहु त्रिभुज में और राइट एंगल में होती है अलग। तो राइट एंगल में जो इंटर रेडियस होती है वो कितनी होती है, ये होती है अपनी कि जो तीनों भुजाएं हैं इनका योग, इनमें से दो भुजाओं का, तो हमें क्या, इनको तीनों भुजाओं का योग करके एक को इसमें एक 2 का भाग दे देते हैं तो वो निकल जाती है अपनी या इनर रेडियस। तो इनर रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, यहाँ से ये हो जाएगी बेस प्लस हाइट, जो ये हाइपोटेनस है इसको करेंगे माइनस, प्लस नहीं करेंगे, इसको करेंगे हम माइनस बटे 2। तो ये बन जाती है अपनी इनर रेडियस अंतः त्रिज्या किसमें, एक राइट एंगल में। और इसकी सरकम रेडियस क्या होती है, जो इसकी सरकम रेडियस होती है वो एकदम सरल होती है। जो कर्ण होता है इसका जो मिड पॉइंट, ये क्या है अपना हाइपोटेनस, इस हाइपोटेनस का मिड पॉइंट क्या कहलाती है, सरकम सेंटर। सरकम मिड पॉइंट तो सरकम सेंटर कहलाती है। और एक साइड की भुजा सरकम रेडियस, और ये क्या हो गई सरकम रेडियस। ये हो गई इसकी रेडियस। तो ये कितने क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कर्ण बटे 2, क्या हो जाएगी
करण बटे 2 सरकम रेडियस हो जाएगी अपनी। तो ये तो हो गई अपनी किसकी, एक राइट एंगल की बात। अब करते हैं, अब आते हैं हम किस पे, जो इसमें एक जो राइट एंगल है इसमें लगता है कि पाइथागोरस प्रमेय, जो कि इसमें काफी आसान बना देता है इस राइट एंगल को। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है उसके बारे में हम जानेंगे। क्या जानेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। अब ये होती क्या है, ये एक राइट एंगल है, तो ये इसमें यदि दो भुजाएं दी हुई हो तो तीसरी भुजा निकालने के काम आती है। तो इसका फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये होता है अपनी पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला, जिसमें यदि हमें इसमें दो भुजाएं दे रखी है तो हम तीसरी इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। तो ये तो जाती है अपनी पाइथागोरस प्रमेय। अब जो राइट एंगल है इसमें लगती हैं ट्रिपलेट्स। तो ऐसे ही कुछ ट्रिपलेट्स हैं जिसको हम ये थ्योरम को लिखने की जरूरत नहीं होती है, यदि वो पे याद होती है। तो वो ट्रिपलेट देख लेते हैं ताकि अपना त्रिभुज के साथ वो ट्रिपलेट भी कंप्लीट हो जाए। तो इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होगी, चाहे वो ट्रिपलेट में हो त्रिभुज में कोई सी भी हो, सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। और जो आधार और बेस है इसको हम छोटा बड़ा हो सकते हैं, लेकिन कर्ण होगा वो कंपलसरी है कि वो बड़ी ही होगी सबसे। तो ट्रिपलेट एक होती है अपनी 3 4 5। अब जो ये 3 और 4 5 है ये अपनी एक ट्रिपलेट है। अब ये ट्रिपलेट है, इसका जितना भी मल्टीपल होगा वो एक ट्रिपलेट में आएगी। जैसे कि 3 का मल्टीपल हो गया 6, 4 का मल्टीपल 8, इसका 10, 3 का तीसरा मल्टीपल 9, 12, 15, 12, 16, 20। तो ये डॉट डॉट ऐसे ही चली जाएंगी, यानी कि जो ये मूल ट्रिपलेट है 3 5 7, इसका जो भी मल्टीपल है वो अपनी ट्रिपलेट होगा। ये तो हो गई इसके अंदर। अब देखते हैं हम और ट्रिपलेट्स। एक होती है अपनी 5 12 13। अब इस 5 12 13 का भी जो मल्टीपल होगा वो अपनी ट्रिपलेट्स होगी। ठीक है, एक ट्रिपलेट होती है कितनी, 7 24 25। कितनी होगी, 7 24 25। एक अपनी 8 15 17। कितनी होगी, 8 15 17। फिर अपनी 9 40 41। फिर होगी 11 60 61 12 33 और 37। ये हो गई। एक हो गई 13 84 85। ये कुछ ट्रिपलेट है, एक बार इनको देख लेते हैं, फिर कुछ ट्रिपलेट्स हो रहे हैं वो और लिखा देता हूँ। तो एक तो हो गई अपनी 3 4 5, और 3 4 5 की जितने भी मल्टीपल हैं वो अपनी ट्रिपलेट होंगी। जैसे कि 6 8 10 9 12 15 और 12 16 20, ऐसे ही आगे आती जाएंगी। दूसरी है अपनी 5 12
13। तो 5 12 13 का जो भी मल्टीपल होगा, जैसे कि 10 24 और 26, ये भी एक ट्रिपलेट है। 7 24 25 और 7 24 25 का मल्टीप्लाई जो मल्टीपल में है वो भी अपनी ट्रिपलेट्स होंगी। फिर है 8 15 17, इसका मल्टीपल भी ट्रिपलेट्स में आएगा। 9 40 41, इसका मल्टीपल भी आएगा। फिर है 11 60 61, कितने 11 60 61, 11 60 61 का जो मल्टीपल है वो भी अपनी ट्रिपलेट्स में ही आएंगी। एक है 12 35 37, कितनी है 12 35 37, इसका मल्टीपल भी अपनी ट्रिपलेट्स में ऐड होती जाएंगी। फिर है 13 84 और 85, कितनी 13 84 85, 16 63 66, कितनी होगी 16 63 66। ये तो अपनी कुछ ट्रिपलेट, और कुछ ट्रिपलेट्स और हैं वो भी मैं यहाँ पे करा देता हूँ। तो हमने कहाँ तक लिखी थी, 16 63 65 तक लिख ली थी। अब है अपनी एक ट्रिपलेट है 20 21 और 29। फिर है 48 55 73, 119 120 169, 28 45 53 और एक हो जाती है अपनी 39 80 और 89, ये है। तो ये क्या है 20 21 29, इसका मल्टीपल अपनी ट्रिपलेट्स होगी। 48 55 73, इसका मल्टीपल भी अपनी ट्रिपलेट्स होगी। 19 119 120 और 169, इसका मल्टीपल भी अपनी ट्रिपलेट्स में ऐड होती जाएंगी। और 28 45 53, ये भी अपनी ट्रिपलेट्स हैं। 39 80 और 89, ये भी अपनी ट्रिपलेट्स हैं। तो इन ट्रिपलेट्सों में जो करण है वो क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा। तो ये हो गया अपनी सबसे, ये तो है करण, और इन दोनों में बेस और हाइट हो सकती है। आप देखते हैं कि जो त्रिभुज है इसका एक क्षेत्रफल निकालने का एक और फॉर्मूला होता है कि एक त्रिभुज है और ये उसका लंब है, क्या है लंब है, और ये उसका एक ले लिया हमने लंब, ये हो गया। तो इसका त्रिभुज कैसे निकालते हैं, इसका त्रिभुज इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये तो हो गया इसका आधार और ये हो गई उसकी ऊंचाई। अब इसमें आधार कौन सा लेंगे और ऊंचाई कौन सी लेंगे, तो आधार जब ये लेंगे तो ऊंचाई ये होगी, और जब आधार ये वाली भुजा लेंगे तो इसकी जो ऊंचाई ये होगी, यानी कि आधार के संगत ऊंचाई लेते हैं। किसके संगत, आधार के संगत ऊंचाई। आधार के संगत हम ऊंचाई लेते हैं। ये होता है एक फॉर्मूला और त्रिभुज का। अब करते हैं हम इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसमें तीनों भुजाएं समान हो। ये क्या है अपना इक्विलेटरल, ये अपना त्रिभुज है जिसमें ए बी सी, ये भुजा ए, ये भुजा ए, ये भुजा बी और ये भुजा सी। तो यहाँ पे क्या है ए बराबर बी बराबर सी, तो ये होता है समबाहु। तो ये क्या है अपना समबाहु त्रिभुज। तो अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है,
परिमाप क्या होता है। तो पहले वाला जो त्रिभुज था उसमें तीनों भुजाओं का ऐड किया था, इसमें भी तीनों भुजाओं का ऐड करेंगे, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं ना कि इसकी तीनों भुजाएं तो समान हैं। तो हम बी और सी की जगह भी ए ले सकते हैं क्योंकि इनकी जो वैल्यू है वो बराबर है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि यदि हम यहाँ पे ए लेंगे बी और सी की जगह तो ये 3a हो जाएगा। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा 3a। कितना हो जाएगा 3a इसका परिमाप हो जाएगा। अब बात आती है इसके क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल क्या होता है इसका, क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल होता है इसका 1/2 ए स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर इंटू साइन 60। इसमें जो यदि ये इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी तीनों बराबर होंगे। और एक त्रिभुज के कोण कितने डिग्री होते हैं, टोटल कोणों का योग 180। तो प्रत्येक कोण हो गया 60 डिग्री का। कितनी डिग्री का 60। तो ये कोण भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो हो जाता है 1/2 आधार मतलब भुजा स्क्वायर यानी कि इसकी भुजाएं ए ले लिया हमने साइन 60। कितना हो गया साइन 60। अब साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। कितना होता है √3/2 और उसका हो जाएगा रूट इस 60 का मान हो जाता है अपने पास √3/2। तो इसका क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 ए स्क्वायर इंटू √3/2। तो ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा √3 ए स्क्वायर इंटू अपॉन 4। कितना हो जाता है √3 ए स्क्वायर बटे 4 किसका हो जाता है जो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है। अब इसमें हम देखते हैं इसकी हाइट क्या होती है। तो हाइट क्या होगी इसकी, तो यहाँ से हम हाइट निकाल सकते हैं इसकी। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट का फॉर्मूला हो जाता है √3 a/2। ये हो जाता है इसके हाइट का फॉर्मूला। यहाँ पे जो इसका क्षेत्रफल था उसमें a स्क्वायर था और बटे 4 थे, जबकि हाइट में क्या है 3a/2 है। तो ये तो इसकी हाइट परिमाप क्षेत्रफल। अब देखते हैं हम इसमें जो इसकी इंटर रेडियस क्या होती है। ये है अपना क्या समबाहु त्रिभुज जिसकी जो ये भुजाएं होती हैं इनका जो इंटरसेक्टर इसे बोला जाता है मिड पॉइंट यानी कि त्रिभुज का सेंटर। तो इस सेंटर से हम तीनों भुजाओं को मिला देते हैं। जो मध्यिकाओं का क्रॉस पॉइंट होता है तो ये जो ये मिलती हैं यानी कि इसकी जो मध्यिकाएं काटती हैं इस त्रिभुज की ऐसे करके ऐसे, तो ये एक दूसरे को कितने अनुपात में विभाजित करती हैं, ये करती है 2:1। जो शीर्ष वाली भुजा होगी वो 2 रेशियो में होगी और उससे आगे वाली 1 रेशियो में। तो ये 1 हो जाएगी और ये 2। तो ये मध्यिकाएं कितने अनुपात में बांटते हैं एक दूसरे को 2:1। तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं इसकी इंटर रेडियस निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है
ए अपॉन 2√3 क्या होता है, ए अपॉन 2√3। और ये क्या हो गया, जो ये मिड पॉइंट है ये हो गया इस त्रिभुज का सेंटर। क्या हो गया, सेंटर। ये तो हो गया इसका सेंटर। और ये भुजाएं होती हैं, ये क्या होती है, संगामी होती हैं। अब हम क्या देखते हैं इसके अंदर, इसकी जो भुजाएं हैं, जो बड़ी वाली भुजा यानी कि ये भुजा और ये भुजा, ये मैंने बताई थी कि ये 2:1 में काटती हैं। तो बड़ी वाली रेडियस और छोटी वाली रेडियस का जो अनुपात होता है वो 2:1 होता है। तो इसमें हो गई रेडियस, हो गई त्रिभुज का क्षेत्रफल, हो गया परिमाप, हो गया। तो यहाँ पे अपना ये इक्विलेटरल ट्राइंगल कंप्लीट होता है। अब आता है समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा, समद्विबाहु, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। ये हो गया अपना समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें भुजा ए बी और ए सी बराबर है, और ये नॉट इक्वल टू बी सी, बी सी के बराबर नहीं है। तो इसमें क्या होता है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसका जो जो ये होता है क्षेत्रफल, वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो इसमें जो आधार लेते हैं वो क्या लेते हैं, बेस के संगत हाइट लेते हैं। तो हम यहाँ से डालते हैं इस पर एक लंब। तो ये लंब क्या हो गया, BC 1/2 BC इंटू, इसको दे देते हैं D। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 BC इंटू AD, AD यानी कि आधार, इंटू ऊंचाई, अब ये ऊंचाई ली है वो कौन सी है, वो इसके बेस के संगत है। और हाइट कौन सी होगी इसकी, आधार के संगत। तो ये बेस है, तो इसके संगत हाइट क्या हो गई, AD। तो ये हो गया इसका क्षेत्रफल। अब जो ये है, जो ये इसका लंब डाला है, ये क्या करता है, जो ये BC है इसको 2 बराबर भागों में बांटता है। तो इसका ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये क्या है, ये दोनों बराबर हैं। तो इसका जो परिमाप क्या होता है, परिमाप वही होता है A + B + C, यानी कि तीनों भुजाओं का योग। तो परिमाप हो जाएगा इसका, ये हो गया इसका परिमाप। अब जो ये त्रिभुज है, इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखते हैं हम। अब हमें क्वेश्चन देता है एग्जामिनर कि एक त्रिभुज है और उसके तीनों पॉइंटों पे, ये क्या है, ये त्रिभुजाकार मैदान है या फिर बगीचा, एक चारागाह है।
अब इस चरागाह पे क्या किया है, इस पे 3 घोड़ों या फिर पशुओं को बांध देता है एक लंबी सी रस्सी से। तो यहाँ से वो बांध देता है, तो वो घोड़ा क्या करता है, इतनी इतनी एरिया का वो चारा खा जाता है। तो यहाँ पे भी एक पशु को बांध देता है, यहाँ पे भी एक पशु को बांध देता है। तो ये क्या करता है, इसके जो 3 हिस्से हैं, जो यहाँ पे चाप कट गए हैं, उतना उतना वो खा जाता है, चारा खा लेता है। तो इस जो ये खाया गया भाग है उसका क्षेत्रफल कितना है, और ये नहीं खाया हुआ उसका क्षेत्रफल कितना है। तो ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जामिनर पूछता है। तो कितना भाग चारा खाया गया है, इसका निकालेंगे हम क्षेत्रफल। तो ये 1 भाग है, ये 2 भाग है, ये 3। तो खाया गया इसका क्षेत्रफल कितना होगा, कितना खाया गया है, 1 भाग खाया गया है, 2 भाग खाया गया है और 3 भाग खाया गया है। तो ये हम जोड़ देंगे इसका क्षेत्रफल 1 का, 2 का और 3 का, ये खाया गया भाग हो गया। अब ये क्या कर रहे हैं, इसका जोड़ देते हैं। तो ये किससे निकलेगा, ये वृत्त के चाप वाले फॉर्मूले से निकलेगा, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। अब पूछे कि ये चौथा भाग है, कितना भाग नहीं खाया गया, तो ये किससे निकालते हैं कि नहीं खाया गया भाग ये कितना हो जाएगा, ये जो त्रिभुज है इसका एरिया माइनस 1 भाग का, दूसरे भाग का और तीसरे भाग का। तो ये अपने पास निकल के आ जाता है नहीं खाए गए भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखते हैं हम वृत्त पे, यहाँ पे वृत्त आ गया तो वृत्त पे चर्चा कर लेते हैं। जो यहाँ पे बन रहा है ये चाप बन रहा है, क्या बन रहा है, चाप। तो हम चाप वाला फॉर्मूला लगा के यहाँ से चाप का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और तीनों का जोड़ देंगे। पहले तो जो क्वेश्चन था अपना, उसमें जो चाप वाला फॉर्मूला था वो कितना हो जाएगा, चलो हम वृत्त पे कर लेते हैं पहले बात। अब आता है अपना सर्कल। क्या आता है, सर्कल, जिसे बोला जाता है वृत्त। वृत्त कैसा होता है, गोल, ये ऐसा होता है अपना वृत्त। और वृत्त का जो सेंटर, मिड पॉइंट, इससे जो भुजा निकलती है वो क्या होती है, वो होती है व्यास, जिसे बोला जाता है डायमीटर। क्या होती है, डायमीटर, जो कि सबसे लंबी भुजा होती है। तो अब इसका परिमाप क्या होता है, और ये परिधि क्या होती है, चाप की लंबाई क्या है, ये देखते हैं। तो यहाँ पे परिमाप बराबर परिधि बराबर चाप की लंबाई। ये बराबर होती हैं किसके लिए, एक पूर्ण वृत्त के लिए। यदि यहाँ पे अर्धवृत्त आ जाता है या फिर चाप की लंबाई छोटी वाली आ जाती है, तो ये तीनों अलग अलग हो जाते हैं। तो एक पूर्ण वृत्त के लिए तो ये परिमाप, परिधि और चाप की लंबाई ये बराबर ही होती हैं। और ये कितनी होती है, इनका मान होता है कोण इंटू त्रिज्या। क्या होती है, कोण इंटू त्रिज्या।
कोण क्या होता है? कोण होता है 2 पाई। क्यों है 2 पाई? क्योंकि ये एक सर्कल बन रहा है और सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री का होता है, एक पाई का मान होता है 180। तो हमारे पास है 360, तो 360 को जब पाई में बदलेंगे तो ये अपने पास आएगा 2 पाई। क्या आएगा? 2 पाई। तो कौन हो गया हमारे पास? 2 पाई इंटू त्रिज्या आर। तो इसका मान कितना हो गया? 2 पाई आर। ये हो गया। यह है एक पूरे सर्कल के लिए जिसमें कोण 360 डिग्री का होता है। यदि इसमें चाप दिया हो तो यहाँ पे परिधि और परिमाप अलग अलग हो जाएंगे। तो अब क्या लेते हैं? चाप वाला लेते हैं। कि हमें एक वृत्त दिया हुआ है और ये इसका सेंटर है और सेंटर से काट दिया एक चाप। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का चाप काट दिया ए बी, और ये हो गया ओ। क्या हो गया? ए बी, और ये हो गया ओ। अब क्या है? हमें बतानी है ए बी चाप की। ए बी चाप बताना है। तो जो ए बी चाप है वह क्या है? बराबर करते हैं परिधि के। तो जब हमने एक जो हिस्सा लिया है हमने कोण का, तो उस स्थिति में क्या होता है? उस स्थिति में जो ए बी चाप है, उस स्थिति में जो ए बी चाप है वो परिधि के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? परिधि के। लेकिन परिमाप के बराबर नहीं होगा। तो परिमाप क्या होगा? तो परिमाप होगा इसका, परिमाप में ये 2r और जुड़ जाएगी। कितनी जुड़ जाएगी? परिमाप में 2r और जुड़ जाएगी। तो पहले इसका ही फॉर्मूला देखते हैं। जब परिधि का फॉर्मूला आ जाएगा तो उसमें 2r जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? 2r। तो परिधि कितनी होगी? ये होती है एंगल इंटू त्रिज्या। क्या होती है? एंगल इंटू त्रिज्या, यानी कि कोण इंटू त्रिज्या। कोण कितनी डिग्री का है? 60 डिग्री का। और 60 डिग्री को हम बदलेंगे किसमें? रेडियन में। तो रेडियन कितना होता है? पाई बटे 180। ये होगी इसकी रेडियन इंटू आर। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? ये कट जाएगा 60 से 3 बार, तो ये हो जाएगा पाई बटे 3 इंटू आर। क्या हो जाएगा? पाई बटे 3 इंटू आर। तो ये तो हो गई इसकी चाप की लंबाई और परिधि। अब देखते हैं हम इसका परिमाप। तो परिमाप क्या हो जाएगा? जो ये अपनी परिधि निकल के आई है उसमें 2r और जुड़ जाएंगे। कितने? 2r। कितने जोड़ दिए हमने? 2r जोड़ दिए। अब बोलोगे कि आप ये 2r क्यों जोड़ी? क्योंकि जो परिमाप होता है वो जहाँ से स्टार्ट किया जाता है और वहीं पे ही खत्म होता है। तो हमने जो परिधि थी, परिधि तो ए से बी तक, यहाँ से यहाँ तक की थी। कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक की थी। और चाप की लंबाई भी यहाँ से यहाँ तक की थी। लेकिन जो परिमाप है वो यहाँ से मिड पॉइंट सेंटर से स्टार्ट होके ए से बी तक जाके फिर वापस सेंटर तक आता है। तो इसने ये आर, यानी कि ये रेडियस और ये रेडियस, ये दो एक्स्ट्रा है। तो ये क्या होगी? 2r और जुड़ गई। ये तो हो गई अपने। अब कि परिधि और परिमाप में क्या अंतर होता है ये हमने देख लिया। अब लेते हैं हम अर्धवृत्त। क्या लेते हैं हम? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त होता कैसा है? जो एक गोला होता है, इस गोले को काट देते हैं। क्या कर देते हैं?
जो ये रिंग होती है उसके एक हिस्से को काट देते हैं तो उसके दो पार्ट हो जाते हैं और उन दोनों पार्टों को अलग अलग बोलते हैं अर्धवृत्त कि आधा वृत्त हो गया। अब अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है? और परिमाप क्या होता है? तो परिधि क्या होगी? परिधि होगी ए से बी तक की लंबाई। कितनी? ए से बी तक की लंबाई। तो एक पूर्ण वृत्त था, तो पूर्ण वृत्त का कितना होता है? 2πr। अब वृत्त जब आधा हो गया तो हम इसके जो पूर्ण वृत्त का वृत्त की परिधि थी उसको भी आधा कर देते हैं। तो इसमें देंगे हम 2 का भाग, तो ये क्या क्या बन गई? पाई आर। तो परिधि तो होगी अपनी पाई आर। क्या होगी? पाई आर। तो हम इसमें बोल सकते हैं क्या परिमाप परिधि के बराबर है? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि परिमाप क्या कहता है? परिमाप कहता है कि जहां से स्टार्ट किया है वहीं पे खत्म करो। तो हम यदि ए से स्टार्ट करते हैं तो ये ए से जाएगा बी के पास और बी से ओ से होता हुआ फिर आएगा ए के पास। तो यहाँ से क्या था? ये तो इसका सेंटर था, सेंटर के इस साइड वाली आर और इस साइड वाली आर। तो कितनी दूरी तय की इसने ज़्यादा, यानी कि कितना ज़्यादा हो गया? ये 2r ज़्यादा हो गया। तो ये हो जाएगी पाई आर प्लस 2r। ये हो जाएगा इसका परिमाप। अब इसका देखते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर 2। क्यों? क्योंकि जो पूर्णवृत्त था उसका था पाई आर स्क्वायर। जब ये पूर्ण था पाई आर स्क्वायर तो आधा हो गया तो इसका क्षेत्रफल भी आधा हो जाएगा। तो अब हम इसको डायरेक्ट करते हैं कि ये 22/7 ये आर, ये तो आ गया समझ में। और वे से निकाले हम फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है इस परिधि को निकालने का? ये हमारे पास था ना 2πr इंटू चाप की लंबाई। चाप कितना था इसमें? ये फॉर्मूला था। चाप है इसमें 180 डिग्री का। कितने का? 180 डिग्री का बटे 360। ये आ गया इसका चाप। तो परिधि यहाँ से कितनी आएगी? ये कट जाएगा 2 से और 2 इससे, तो यहाँ से परिधि आ रही है पाई आर। ये आ गई, कितनी आ गई? पाई आर। अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं परिमाप को क्या? तो ये कितनी होगी? ये तो होगी 22/7 आर। ये तो हो गई अपनी परिधि। तो ये एक होगी 22/7 डायरेक्ट अपनी परिधि होगी। और परिमाप क्या होगा? ये हो जाएगा 22/7 आर प्लस में 2r। 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 14। कितना होगा? 14। और 14 में जब 22 जुड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा 36। कितना बन जाएगा? 36। तो ये बन जाएगा 36/7 आर। कितना हो गया? 36/7 आर। ये हो गया इसका अर्ध परिमाप। अर्धगोले का परिमाप हो गया, क्षेत्रफल हो गया और परिधि होगी। परिमाप और परिधि में अंतर क्या है वो हो गया। अब लेते हैं हम एक चाप। यहाँ पे जो अर्धवृत्त लिया था इसमें लिया था 180 डिग्री का। अब हम इसे कम का लेते हैं। कि एक वृत्त है, ये इसका सेंटर है और यहाँ से हमने काट दिया एक 60 डिग्री का चाप। कितने डिग्री का? सॉरी ए बी। हम काट देते हैं यहाँ पे 75 डिग्री का। कितने डिग्री का? 75 डिग्री का। तो अब चाप की लंबाई क्या होगी? ये कितनी होगी अपनी? चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या था? 2πr थीटा बटा 360। 2πr थीटा बटा 360 ये होता है अपनी चाप की लंबाई का फॉर्मूला। थीटा का मान कितना दे रखा है? 75
तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2πr इंटू 75/360। 15 से काट दें इसको, 15 5 75 और 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 15 चौके 60। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2πr इंटू 5/24 और ये 2 से 12 बार कैंसिल, तो ये हो जाएगा 5πr/12। कितना हो जाएगा, 5πr/12। ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अपनी चाप की लंबाई। 5πr/12 अपने चाप की लंबाई है। अब चाप की ये तो आ गई लंबाई, या फिर उसे बोले दे परिधि। तो अब चाप की लंबाई काटी है तो चाप का क्षेत्रफल भी होगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, इस इतने इतने एरिया का क्षेत्रफल कितना है, ये हमें पूछा है। तो वो भी देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे निकाली थी लंबाई, तो चाप का यहाँ पे देख लेते हैं क्षेत्रफल। क्या देख लेते हैं, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल होगा πr² और वो ही θ/360। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा πr²। थीटा कितना था, 75 इंटू 360। ये कटा था 5 बार, ये कटा था 24 बार। तो ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 5πr² बटे 24। ये हो गया। तो ये तो हो गया अपना क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसका परिमाप क्या होता है, परिधि तो चाप की लंबाई के बराबर हो जाती है, परिमाप अलग होता है। कितना होता है, परिधि से 2r ज्यादा। तो इसका जो परिमाप है क्या होगा, परिधि कितनी आई थी, 5πr/12 ये आई थी इसकी परिधि। तो परिधि में कितना जुड़ता है, 2r, तो प्लस 2r। तो ये क्या हो गया, इसका परिमाप, ठीक है। ये हो गया इसका परिमाप। तो यहाँ पे तो होती है अपनी इस सर्कल पे थ्योरी कंप्लीट, यानी कि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमने देख लिए। अब हम इससे संबंधित एक आता है चार्ट। क्या आता है, चार्ट, वो भी हम देख लेते हैं। तो चार्ट में क्या है, एक साइड तो आर का मान आएगा, दूसरी बात क्षेत्रफल, और एक में आएगा एरिया, और तीसरे में आएगा परिमाप। परिमाप या परिधि। यदि हम यहाँ पे 7 लेते हैं, आर बराबर कितने लेते हैं, 7, तो एरिया कितना होता है, एरिया होता है πr², ये होता है। तो ये कितना हो जाता है, ये 22/7 इंटू 7 इंटू 7। तो यहाँ से 7 से 7 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 154, ठीक है। अब परिमाप क्या होता है, या परिधि ले लो, यहाँ पे परिमाप नहीं, परिधि। परिधि क्या होती है, ये होती है 2πr। आर का मान कितना है, 7, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 7। 7 से 7 कैंसिल, तो ये आ गया 44। कितने आ गए, 44। तो यदि जो वृत्त है उसकी त्रिज्या 7 है तो उसका एरिया कितना होगा, 154, और परिधि होगी 44। अब इन दोनों फॉर्मूलों में देखा क्या आपने, क्या देखा कि जो एरिया है ये है अपना एरिया। तो एरिया में तो क्या है, एरिया डायरेक्ट समानुपाती है किसके, रेडियस के स्क्वायर के, किसके, रेडियस के स्क्वायर के।
तो हम क्या करें, यदि रेडियस को हम डबल करेंगे तो एरिया क्या होगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। और यदि इसको डबल करेंगे तो परिधि कितनी होगी, जितना हम रेडियस को जितना गुना करेंगे उतनी ही उसकी परिधि गुना होगी। तो यहाँ पे जो इसमें एरिया में है यानी कि परिधि में सर्कम में, तो इसमें है उसकी त्रिज्या है समानुपाती, इसके तो है समानुपाती, और एरिया के है वर्ग स्क्वायर यानी कि आर के समानुपाती के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे 7 हमने ये ली थी, इसकी 7 रेडियस ली थी, तो हम यहाँ पे 14 लें, 14 ले तो ये कितना होगी, हमने 2 गुना किया है तो इसका 4 गुना, तो ये कितना होगा, 4 चौक 16 और 4 पंजू 20, 20 से 1 21 और 4 1 5, तो ये कितना हो गया, तो 5 और 21 हो गया ना था यहाँ पे, तो 4 2 6, तो 616। और ये कितना हो जाएगा, 2 गुना 88। यदि चाप की लंबाई रेडियस अपने पास 14, तो उसका एरिया 616 हो जाएगा और परिधि हो जाएगी उसकी 88। अब यदि हम इसको 3 गुना कर दें, 21 कर दें, तो 21 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये इसका 3 गुना क्या है, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 गुना, तो 9 चौक 36, 6 9 पंजू 45 और 45 और 3 48, असल आएगी 4, 9 और 4 13, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा उसका एरिया 1386। और ये इसका 3 गुना, तो ये हो जाएगा 4 3 12, 4 3 12 1 13, कितना हो जाएगा, 4 3 12 और 1 13 यानी कि 132। कब, जब रेडियस 21 सेंटीमीटर हो या फिर 21 में हो, तो उसका एरिया हो जाता है 1386 और परिधि हो जाएगी 132। अब इसका चौथा मल्टीप्लाई 28 ले लेते हैं, तो आर बराबर 28, 28 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2464, कितना हो जाएगा 2464। और इसकी जो परिधि है वो इसका 4 गुना यानी कि 176, 176 हो जाएगी। यदि r बराबर हमें यहाँ आता है 35, पाँचवा मल्टीपल, तो पाँचवा मल्टीपल कितना हो जाता है, ये हो जाता है 3850। और इसका पाँचवा मल्टीपल क्या होगा, ये हो जाएगा 220। यदि r बराबर ले लें हम 42, तो क्या होगा, तो इसका जो इसका एरिया है वो हो जाएगा 55 44, कितना हो जाएगा 55 44। और इसका जो सातवां मल्टीपल है ना, तो इसका सातवां मल्टीपल छठा मल्टीपल क्या होगा, ये छठा मल्टीपल है, तो ये तो होगा 36 इंटू और वो होगा 6 से, तो वो कितना हो जाएगा 264। ठीक है, अब इसमें ये तो होता है इसका मल्टीपल। दूसरी बात, इसमें पॉइंटों में आ जाए, जैसे कि ये ले लेते हैं हम, तो यहाँ पे यदि r बराबर में हम लेते हैं 3.5, तो हमने कितने का भाग दिया, 10 का, तो क्षेत्रफल में कितना देंगे, क्योंकि ये तो जो रेडियस है उसकी स्क्वायर के वर्ग के समानुपाती है ना, तो इसमें 10 का भाग दिया, तो इसमें देंगे हम 100 का भाग, तो ये कितना हो जाएगी, ये हो जाएगी 55.44। ठीक है, और जब इसमें हम देंगे 55, हमने तो 35 लिया था ना फिर, तो ये हो जाएगी 38.5। और इसकी संगत क्या होगी, इसमें जाएगा ओनली 10 का भाग, तो ये हो जाएगी 22। यदि r बराबर में हम क्या ले लें 42 ले लें, तो ये कितना हो जाएगा 55.44 और ये हो जाएगा 26.4, कितना हो गया 26.4। इसी प्रकार r बराबर 21 लें, तो 21 का आधा कितना हो जाए, 21/2 लें, तो 21 का आधा कितना हो जाएगा, ये रहा, यानी कि 4 का भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 3 12, 1 बचगा, 4 चौक 16 और कितने बच गए, 4 चौक 16 नहीं, 4 चौक 16 नहीं, ये हो जाएगा अपने पास
यहाँ पे तो 4 चौक 16 आएगा ना, यहाँ पे 4 चौक 16 और 4 6 24 आएगा, और बटे 5 क्योंकि 2 बच गए। तो 21 बटे 2 की मान कितना होगा, 346.5। कितना हो जाएगा, 346.5। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी इसकी 66। क्यों, क्योंकि 21 की क्या है, 21 की 132 है, तो 132 में हम 2 का भाग देंगे तो वो आ जाएगी 66। ये तो हो गया अपना एक चार्ट जिसकी सहायता से हम डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन में अप्रोच कर सकते हैं। अब सर्कल, इसी में सर्कल में आता है एक पहिए वाला क्वेश्चन, कि पहिए की त्रिज्या दे देती है और उसमें कितने चक्कर में इतनी दूरी तय की, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये एक सरफेस है, सरफेस पे ये क्या है, ये एक चक्कर है, और ये होगी इसकी रेडियस। अब ये घूमेगा, घूमेगा तो ये क्या करेगा, 360 डिग्री का एक चक्कर लेगा। तो एक चक्कर की दूरी कितनी होगी, क्योंकि ये यहाँ से घूमेगा तो ये आके वापस यहाँ तक आएगा, और जितनी यहाँ से यहाँ तक चला है वो इस सरफेस पे वो दूरी कर लेगा। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, चाप की एक चक्कर में तय की गई दूरी। क्या हो जाएगी, एक चक्कर में तय दूरी वो कितनी होती है, इसकी परिधि होगी, क्योंकि जहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक, और जब सर्कल पूरा हो तो परिधि और परिमाप बराबर होता है। तो ये हो गया 2πr। क्या हो गया, 2πr। ये तो है एक चक्कर में। यदि चक्रों की संख्या n हो तो क्या होगा, तो n चक्कर हो तो यहाँ पे n 2πr हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n 2πr, और ये हो जाएगी इसकी डिस्टेंस के बराबर। किसके बराबर, डिस्टेंस के बराबर। तो ये हो जाएगी अपनी, n को बाहर ले लेते हैं, 2πr, n इंटू 2πr। तो वो जब n चक्कर लगाएगा तो वो 2πr इंटू n के हिसाब से उतनी दूरी तय कर लेगा। कितनी, n 2πr के बराबर दूरी तय कर लेगा। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो चाप की लंबाई है और उसका क्षेत्रफल है, उसका रिलेशन क्या होता है, इसकी चाप की लंबाई और क्षेत्रफल का रिलेशन क्या है। यहाँ पे चाप की लंबाई तो ये होता है 1/2। क्या होता है, 1/2 एरिया बराबर, एरिया बराबर हो जाएगा अपने पास 1/2 LR। क्या हो जाएगा, LR। तो यहाँ पे चाप की लंबाई आ गई, रेडियस आ गई, और यहाँ पे क्षेत्रफल आ गया। तो इनमें ये संबंध होता है। तो ये तो हो गया अपना एरिया, और ये हो गई इसकी लेंथ यानी कि लंबाई, और ये हो गई त्रिज्या, रेडियस। तो यहाँ से यहाँ तक होते हैं अपने जो ये है सर्कल, इसके कॉन्सेप्ट कंप्लीट। अब आगे देखेंगे हम स्क्वायर। स्क्वायर की हम बता देता हूँ कि स्क्वायर होता है वो चौकोर आकृति होती है, ऐसी होती है स्क्वायर। तो इस स्क्वायर को पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और बताइए कि हमें हमारी क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, धन्यवाद।